known as the 24andMe, नहीं 23andMe है शायद, 23andMe, आई थिंक यही उसका जो है वो नाम है। मेरे ख्याल में इसी तरह से ही है। लेट मी कंफर्म, अगर के हम जो है वो ऐसे करते हैं कि 23andMe, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये आप कह सकते हैं दिस इज एन ऑनलाइन काइंड ऑफ ऑनलाइन जेनेटिक डेटाबेस। ये कंपनी है बेसिकली एक। इसका क्या होता है कि ये इस क्या क्या काम क्या करती है कि ये एक्चुअली आपका जो डीएनए है उसको डिकोड करके, और उसके बाद आपको ये बताएगी कि ये जो है आपके एंसेस्ट्री जो है वो, मतलब आप कहाँ से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इसकी कोई मेरे ख्याल में $100 की किट आती है। वो एक किट आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। तो फिर आपने उन्होंने तरीकेकार बताया हुआ है कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे कि वो जो है आप वो आपको फिर बता देंगे कि आपका क्या है, आपका रेशियल, आपके जीन्स में जो है वो मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि बास लोग जो है ना वो इस तरह से होते हैं कि वो मिक्स मिक्स रेस होते हैं। जैसे वो किसी के पेरेंट्स हैं तो कोई एशियन है या कोई यूरोपियन है, तो वो उस तरह से बता देंगे कितने परसेंट आप यूरोपियन है, कितने परसेंट है। तो इस तरह से वो सारी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इससे जो है वो मिल सकती है। तो बहुत सारे जो फेमस लोग हैं तो उनको भी इन्होंने ऑफर की थी कि जी आप हमें ये भेजें। तो ये इस तरह से काइंड ऑफ यू कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल या जीनोम डेटाबेस है। तो इसी तरह से जो है वो एक और जो कंसेप्ट है विच इज नोन एज दी डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग का इसका जो मतलब ये है कि करंटली जो इस वक्त जो एक सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। तो कंपनीज के पास जो अपने सर्वर्स हैं तो वो उनमें इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि उस डाटा को स्टोर कर सके। तो वो फिर क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि बल्क स्टोरेज ऑफर करती हैं, और यहाँ ये है कि ये डाटा आप स्टोर कर सकते हैं इनटू, आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े सर्वर फॉर्म्स बने हुए हैं उसके अंदर, और उनको एक्सपेंड किया जा रहा है कंटिन्यूसली, उनको एक्सपेंड किया जा रहा है। अगर आपने नोटेबल कोई उसकी कोई लेनी है तो गूगल के अपने सर्वर फार्म्स हैं, उनके डेटा वेयर हाउसेज हैं बहुत ज़्यादा। फेसबुक के भी हैं इस तरह से, यूट्यूब के और भी कंपनीज हैं उनके सर्वर फार्म्स हैं। तो ये अपना डाटा जो है वहाँ पे स्टोर करते हैं। ये डाटा जो है ये वहाँ पे स्टोर रहता है, और फिर इसको बाजू का जो है कुछ कंपनी जैसे फेसबुक वगैरह, तो ये कंपनीज जो है ये लोगों को सेल भी करती हैं कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए। वो ट्रेंड्स चेक करते हैं, फिर उन ट्रेंड की बेस पे अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह डिजाइन करते हैं। तो इसके अलावा मोबाइल डेटाबेस हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये इसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मोबाइल डिवाइसेस है तो वो हम यूज़ करते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू जो है वो हम बहुत सारा डाटा जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। वो भी बहुत सारी डेटाबेस एप्लीकेशन है मोबाइल डिवाइसेस में भी आ गई, तो वो फिर वो मोबाइल डेटाबेस जो है वो क्रिएट करते हैं। इसी तरह से रियल टाइम एंड एक्टिव डेटाबेसेस हैं। बहुत सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके जो है वो रियल टाइम डेटाबेसेस, यानी कि उनमें डाटा आ जा रहा होता है, अपग्रेड हो रहा होता है। तो एक्टिव डेटाबेस का ये नहीं कि एक दफ़ा डाटा स्टोर हो गया तो दैट्स इनफ। डाटा कंटिन्यूसली उसमें जो है वो स्टोर हो रहा होता है। लेकिन हमारा जो मोस्ट ऑफ दी हमारा जो ये कोर्स है उसका जो ज़्यादातर जो फोकस है वो हमारा जो ट्रेडिशनल जो डेटाबेसेस है वो होगा, और उस पे हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमने जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो हमने कैसे क्रिएट करने। लेकिन ये है कि लेटर जो एडवांस कोर्सेज हैं उसमें फिर जाके आप जो दूसरे टाइप के डेटाबेसेस हैं उनके बारे में भी आप फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स है, तो इसी तरह से जीआईएस का भी कोर्स बाद यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर करते हैं, वो वहाँ पे उसके मुतालिक पढ़ सकते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग का भी कोर्स हमारे इलेक्टिव में है, वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज अलहदा से हैं जिसमें आप इन इन चीज़ों को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अच्छा,
ये हमने बात करनी है, हमारी 3-4 स्लाइड्स हैं, इसमें जो है ना वो हमने बात करनी है जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चेंजेस आई हैं, और उसमें जो है वो क्या 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 नई चीज़ जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस हुई है, क्या चीज़ जो है वो नई देखने को मिली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सोशल मीडिया ऐप्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। उसके एग्जांपल अगर आप लें तो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। तो ये इसमें फेसबुक पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि लोग कंटिन्यूसली अपनी पोस्ट, अपना डाटा, वीडियोस, इमेजेस और वॉइस नोट्स वगैरह जो है वो अपलोड करते हैं। तो ये सारा जो है वो वहाँ पे उसके उसमें जो है वो सेव हो रहा है। ये सर्च इंजन जो है जैसे गूगल, बिंग, याहू वगैरह, ये भी सारे ये भी आप ये कह सकते हैं ये वेब वेब पेजेस के, वेबसाइट्स के डेटाबेसेस हैं। तो इसमें इन सब का अपना अपना रिकॉर्ड होता है इंडेक्स करने का, कि ये किस तरह से जो है वो वेब पेजेस को इंडेक्स करते हैं। तो इनका अपना तरीकेकार होता है, और फिर उसके मुताबिक, अपने एल्गोरिदम के मुताबिक, फिर बाद में जब आप कुछ सर्च क्यूरी भेजते हैं तो फिर ये उसको करके, प्रोसेस करके, तो आपको रिजल्ट जो है वो देते हैं। इसी तरह से जो है वो अगर आप देखें तो रिसेंटली जो है जो दो चीज़ें काफ़ी काफ़ी आप ये कह लें कि इमर्ज हुई हैं, फोकस में आई हैं। उसमें से जो है वो एक है जिसको कि हम कहते हैं बिग बिग डेटा, और दूसरा है नो सीक्वल। तो नो सीक्वल के मतलब जो है वो ये क्या है कि ये एक अल्टरनेट अप्रोच है, जो हमारा ये रिलेशन हमने पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा स्कोप क्या है। हमने जो है ना वो क्या करना है, हमने एक्चुअली जो है वो डिस्कस जो करना है वो है उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एंटिटीज होती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो एक एंटिटी है। आप कह लें कि एक ईमेल जो है वो एक एंटिटी है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एक कार जो है वो एक एंटिटी है। तो ये सब चीज एंटिटी हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट दिस विद रिलेशंस और टेबल्स। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इन डिफरेंट एंटिटीज की आपस में रिलेशनशिप होती है, डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप होती है, हम उसको सारा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो ये नो सीक्वल जो है ये अच्छा, इसमें जो है वो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा के जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है ये जो है वो कौन है, इसका नाम क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसके जो हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। फिर ही आप उसको किसी पर्सन को स्टूडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह से ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो इसमें ये जो रिलेशनल डेटाबेस है इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो होना चाहिए। आप इसमें कोई कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर जो है वो उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो है ये भी, जिस तरह से हमने सोशल मीडिया की बात की, तो बहुत सारा डाटा जो है वो इस तरह से है कि जो कि पहली बात ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, या उसके मतलब हमें क्या इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, वो बहुत कम है। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक कोई पर्सन है, कोई फोटो अपलोड कर देता है, और अब होता ही है कि कंप्यूटर के लिए ये जो फोटो है ये सिर्फ क्या है, ये जीरोज एंड वन है, दैट्स इट। तो कंप्यूटर ये उसको नहीं बता सकता है कि ये एक्चुअली ये फोटो ये किस चीज़ की है, किसी इंसान की है, किसी दरख्त की है, किसी पहाड़ की है, किसी कार की है, किसी एनिमल की है, तो उसको इस चीज़ को नहीं पता। उसको ये पता है जैसे ये जीरो एंड वन है, दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि क्या किया जा सकता है कि उसके लिए फिर हमें इसकी क्या करनी पड़ती है कि हमें इस फोटो की टैगिंग करनी पड़ेगी। हम उसमें टैग्स दे सकते हैं। हम उसमें बता सकते हैं कि क्या, अगर किसी कोई एक्टर है तो हम उसमें कि उसका उसका नाम जो है ना वो हम कर लिख देंगे कि ये विल स्मिथ की फोटो है। या किसी एनिमल की है तो हम कह देंगे कि ये बियर है, ब्राउन बियर है, या पोलर बियर है, जो भी है उसका हम उसमें जो है मेंशन कर देंगे।
इस तरह से हमें टैग्स जो है वो देने पड़ते हैं। किसी इवेंट की है, किसी प्लेस की है, तो हम उसका 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 जो उसके मतलब वो टैग्स में वो इंटर कर देंगे। इस तरह से हम उसके मतलब जो है इन्फॉर्मेशन करते हैं, ताकि हम पता चल सके कि ये फोटो किस चीज़ की है। अगर कुछ सर्च करे तो उसको जो है वो मिल ले। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक ही पिक्चर होती है, लेकिन उसको जो है मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से टैग किया होता है। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में आ जाता है। अभी फ़िलहाल तो ये है कि बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जिसके मुतल्लिक या तो पिक्चर्स हैं, जिनके मुतल्लिक लोगों को पता ही नहीं है कि किस चीज़ के मुतल्लिक जो है ये है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपका अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये नो सीक्वल जो है ना, इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उस सूरत में आप उसको किसी रिलेशनल डेटाबेस में आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, जब तक कि आपको उसके पूरे स्ट्रक्चर का जो है वो इल्म नहीं हो। तो उसका जो फिर अल्टरनेट जो आया वो आया हमारे पास नो सीक्वल। तो इसमें इस तरह से होता है कि टेबल्स नहीं होते, इसमें डाटा को हम जो है वो फाइल्स में स्टोर करते हैं, और फिर कुछ ग्राफ बेस टेक्निक्स हैं, वो उसको हम यूज़ करके तो डाटा की सर्चिंग इंसर्शन वगैरह जो है वो उनके थ्रू जो है वो करते हैं। एक जो डेटाबेस है बड़ा मशहूर है, मांगो डीबी, आपने शायद सुना होगा। ये मांगो डीबी भी इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो बना हुआ है। तो ये दिस इज नो सीक्वल। दूसरी जो एक चीज़ है वो बड़ी जो रिसेंटली वो डेवलप, उसको हम कहते हैं बिग डेटा। बिग डेटा क्या, अभी हमने पिछली स्लाइड में जो है वो हमने बात की थी सोशल मीडिया वेबसाइट्स की। तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स में ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो या वो स्टोर कर रही है, वो जनरेट कर रही है। इनफैक्ट वो क्या होता है कि sorry, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा जो है वो क्रिएट करती है। तो इसको जो है ना, इसके आप ये कह सकते हैं कि बिग डाटा को हम 5 V's में हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसमें जो पहला वी है वो है वेलोसिटी, और फिर है वैरायटी, और वॉल्यूम शायद पहले आता है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, और वेरासिटी। मेरे ख्याल में शायद मैं स्पेलिंग इसके गलत लिख रहा हूँ। वेरासिटी, और पांचवा वी जो है वो है वैल्यू। तो ये 5 वैल्यू जो है ना वो वीज हैं बिग डेटा के। उसमें वेलोसिटी से मुराद ये है कि ये बहुत ज़्यादा डाटा होता है, दिस इज ह्यूज डाटा। यानी कि डेली बेसिस पे आप देखें तो बिलियन मतलब इन टेराबाइट्स में जो डाटा जो है वो अपलोड हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स में वो डाटा जो है वो लोग अपलोड करते हैं। फिर उसकी वैरायटी, डिफरेंट वैराइटीज में, यानी कि वो टेक्स्ट भी है, वो इमेजेस भी हैं, वो वीडियोस भी हैं, और वो वॉइस भी है। तो इस तरह वैरायटी है और फॉर्मेट में है। वॉल्यूम से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है। स्पीड में मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से आता है, और वो वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है। थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स में डाटा जो है वो डेली अपलोड हो रहा है। वेरासिटी से मुराद ये है कि उसकी उसकी आप ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी आप क्या है, कि ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। तो उसके अलावा क्या है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटीज़ में है। नॉर्मली जो हमारे पास ये जो हम ट्रेडिशनल फाइल जो हम डेटाबेस सिस्टम्स की बात करते हैं, इसमें इतनी इतनी क्वांटिटी में डाटा जो है वो नहीं होता। तो इस वजह से जो है, जो बिग डाटा को हमने इसलिए एक सेपरेट है, हमने एक इसको फील्ड इसलिए हमने बनाया कि इतने बड़े डाटा को हम अपनी जो रूटीन की जो हमारी हमारी टेक्निक्स हैं, उससे हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं कर उससे हम एनालाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो है स्पेशल टेक्निक्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम जो है वो बिग डाटा जो है वो कह देते हैं। और मोस्टली क्या है कि ये सारे का सारा डाटा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम मोस्टली जो है वो जो डिस्कस करेंगे खासतौर पे इस कोर्स में, तो वो हम एक तरह के सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम्स की बात करेंगे। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम का मतलब ये है कि एक सर्वर होगा जहाँ पे सारा, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि एक डीबी सर्वर आपका होगा, और इसके ऊपर ही आपका डीबीएमएस इंस्टॉल्ड होगा, और यहीं पे सारा आपका डाटा पड़ा होगा। और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो क्लाइंट्स हैं, और वो इसको जो है इसको जो है वो कहीं पे कहीं से भी उसको
इंटरनेट के थ्रू या थ्रू जो इंटरनल जो इंटरनेट है यूनिवर्सिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसके थ्रू इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसको हम देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो टोटली एक डिफरेंट फील्ड है। उसका भी इस तरह से होता है कि यूनिवर्सिटीज उसके भी कोर्सेज जो है वो ऑफर करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटाबेसेस हैं उसका भी एक प्रॉपर एक जो है वो अलग से उसका जो है वो कोर्स होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा नाउ रिजाइड्स ऑन द क्लाउड। क्लाउड की आपने पहले सुना होगा, व्हाट इज अ क्लाउड? एनीबॉडी कैन टेल? जी बेटा, कोई बताएगा कि क्लाउड क्या है? जी सर, क्लाउड में भी ना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर होता है। मेन इस तरह से है कि अगर हम लोग मीन्स हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में स्पेस नहीं है, तो हम क्लाउड से ना कुछ जो स्पेस है ना वो रेंट पे ले लेते हैं और इसमें हम अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं, अपलोड करते हैं वहाँ पे। नहीं, क्लाउड होता कहाँ पे है? सर जो सर सर्वर सर्वर्स होते हैं। हाँ जी। सर्वर्स होते हैं। अच्छा, सर्वर्स मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ सर्वर्स हैं जो अ, आपको, जैसे जो है वो आईफोन के लिए जो है वो आई क्लाउड है, यही कह रहे हैं आप? ऐसी है तो सर यहाँ पे आपको सर्वर्स। वो, हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आया था। अमेजोन को आप जानते हैं कि अमेजोन जो है वो इसका जो मालिक है वो भी दुनिया का इस वक्त में शायद सबसे अमीर आदमी है। जेफ बेजोस उसका नाम है। तो वो क्या है कि उसमें उन्होंने अपने जारी बात है अपने सर्वर्स बनाए हुए थे जहाँ पे वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि वो जो उनकी जो कंप्यूटिंग जो सर्विसेज हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूज़ नहीं होती। मतलब अगर आप इस तरह से देखें तो दिस इज टाइम और ये उनका यूज़ है। तो इस तरह से होता है कि मोस्टली वो यूज़ नहीं हो रही थी, बहुत कम यूजेज हो रहे थे। फिर लेकिन सडनली फिर जो है क्या होता है कि वो स्पाइक आती है, फिर उसके बाद फिर वो फिर ज़रा कम हो जाती हैं, फिर काफ़ी अर्से तक ऐसे रहती है। तो ये स्पाइक किस वक्त आती है? जब कोई इवेंट आता है, जैसे क्रिसमस आ गई 25 दिसंबर को, या ईस्टर आ गया, तो ईस्टर पे या इस तरह का कोई इवेंट है, तो उस पे जो है ना ये क्या होता है कि ये एकदम से स्पाइक आती है। लेकिन नॉर्मली वो बहुत कम यूज होता है, बहुत आप कह लें कि यूज जो है वो कम होता है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं, और हम जो जो लोग चाहते हैं, जो दूसरी कंपनीज जो हैं वह या दूसरे लोग चाहते हैं, तो हम उनको जो है ये फैसिलिटी जो है ये रेंट आउट हम कर दें। तो उन्होंने फिर एक पूरा एक अपना एक सिस्टम एक बनाया कि जी उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें उसको हम कहते हैं AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये पूरा उन्होंने प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाया। इसको APIs कहते हैं कि इसकी APIs अवेलेबल है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। तो इसके ज़रिए आप जो है ना क्लाउड एप्स डेवलप कर सकते हैं। वो क्लाउड एप्स जो है ना वो इनसे फिर आपको ये AWS पे जो है वो आपको अकाउंट लेना पड़ेगा उनके साथ कि आपको कितनी स्टोरेज चाहिए, कितनी कंप्यूटेशन पावर चाहिए। तो ये एक तरह की मीटर्ड, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक मीटर्ड सर्विस होती है। मीटर्ड सर्विस का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके घर के बाहर जो है एक बिजली का मीटर लगा हुआ है, जितनी बिजली कंज्यूम करेंगे आप उतना आपको बिल आ जाएगा। तो इसी तरह से ये भी एक मीटर्ड सर्विस होती है, यानी कि जितनी आप आपके क्लाइंट्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बिल आएगा आपको, नहीं तो कम बिल आएगा। तो इस तरह से जो है वो मीटर्ड एक सर्विस होती है। तो इन्होंने एक्चुअली जो कंपटीशन है वो इन्होंने आउटसोर्स कर दी ना। लोग जो है वो बजाय ये कि अपना अपने सर्वर्स बनाए और अपने करें, इनके इनके यूज करें, तो वो काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। उसकी ये कि अगर कोई स्मॉल स्केल कंपनी है और वो अभी उसके इतने वसाइल नहीं है कि अपने सर्वर्स वो बनाए, तो वो फिर इनके सर्वर्स को यूज करके यहाँ पे जो है वो अपना सारा डाटा जो है वो रख सकते हैं। तो उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लाउड कहते हैं। तो ये काफी रिसेंटली ये काफी पॉपुलर हुआ, और बहुत सारी कंपनी थी जिन्होंने इस तरह से इस अप्रोच को यूज किया। और बकायदा ये पूरा एक आप कह लें कि ये जो AWS है, ये पूरा एक तरह से कह लें कि कैरियर ट्रैक है। मतलब बहुत सारी पाकिस्तान में भी कंपनीज हैं जो कि ये इस पे AWS सर्विसेज पे काम करती हैं, और ये मतलब डेवलपमेंट करती हैं, और इनकी एप्स जो है वो इनसे आप जो है वो बना सकते हैं।
तो ये भी डेटाबेसेस हैं। ये जो है ये डाटा सेंटर्स हैं, और यहाँ पे भी डेटाबेसेस जो है वहाँ पे डिफरेंट लोगों के जो है वो यहाँ पे जो है वो पड़े हुए हैं, और वो पे करते हैं बकायदा उसका, और जितना जितना यूज करते हैं उतना जो है वो पे करते हैं। तो इसलिए उनको बहुत सारी बचत हो जाती है कि उनकी जो सेटअप कॉस्ट, बाजू का इस तरह से होता है कि कंपनीज को बहुत ज्यादा सेटअप कॉस्ट देनी पड़ती है। सेटअप कॉस्ट से मुराद है कि इनिशियली जो आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने एक फर्ज करें कि आपने एक सर्वर आपने अपना बनाना है, सर्वर रखना है आपने, तो सबसे पहले आपको सर्वर की ये नहीं कि लाए तो ला के तो रख दिया। उसके लिए आपको जगह चाहिए, कोई कमरा या आपको कोई बिल्डिंग चाहिए, एक पूरा फ्लोर आपको उसके लिए जो है वो रखना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग का, पावर सप्लाई का करना पड़ेगा। फिर लोग होंगे जो उसको मैनेज कर रहे होंगे। फिर कोई मसला मसाइल आ जाते हैं तो वो आपको उसके मेंटेनेंस के लिए जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो उन सब से बचने का बेहतर तरीका ये है कि आप उसको क्लाउड जो है वो यूज़ कर लें। तो इस तरह से ये आपने जिस तरह से बताया, ये अभी ये बच्ची ने भी बताया कि वो अगर आपके मोबाइल पे स्पेस खत्म हो गया तो अपना डाटा जो है वो क्लाउड पे उसको बैकअप जो है वो कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो है ये अवेलेबल है, और ये आप ये सारे काम जो है ये कर सकते हैं। सर क्लाउड में से हमारा कोई डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता? मीन्स कोई लॉस हो सकता है, डाटा कोई और यूज कर सकता है? नहीं, वो तो ये है ना कि कंपनी तो फिर इस चीज़ की गारंटी देती है ना सिक्योरिटी की। अगर वो जो है वो अगर इस तरह से है कि अगर वो सिक्योर नहीं है आपका डाटा, बल्कि ये है कि वो ये कहते हैं कि आप आपसे बेहतर हम उसको सिक्योरिटी देंगे। और ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक एक कंप्यूटर तो नहीं है वहाँ पे तो बकायदा कह लें कि वो सर्वर फॉर्म, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सर्वर फॉर्म्स हैं। ये रिसेंटली ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। इसको सर्वर फॉर्म्स इसको कहते हैं। ये मोस्टली अगर आप देखें तो जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे जो है ना ये सर्वर सर्वर फॉर्म्स जो है ये बनाए जाते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, अलास्का है और आइसलैंड है। ये वो एरियाज हैं जो जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे ये सर्वर फार्म बनाने की रीज़न क्या है कि ये जो सर्वर्स है ना ये बहुत ज़्यादा जब कंप्यूटर चलते हैं आपको पता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि जब हीट जनरेट करते हैं तो उसको भी ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग चाहिए। तो एयर कंडीशनिंग करने के लिए फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एक तो आप कंप्यूटर चला रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, दूसरी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एयर कंडीशनिंग में भी यूज होती है। तो गर्म इलाकों में जैसे पाकिस्तान जैसे इलाके हैं यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो वो उसमें बहुत ज्यादा जो एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ, ये जो अलास्का वगैरह इस तरह के जो एरियाज हैं ये तो यहाँ पे तो आप ये कह सकते हैं कि गर्मी जैसे समर है तो समर में इतनी ठंड होती है जितनी हमारे यहाँ पे सर्दियों में ठंड होती है, बल्कि उससे ज्यादा ठंड जो है वो होती है। तो उसमें यह है कि उसमें एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अगर जरूरत भी पड़ेगी तो बहुत ही माइनर सी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज सिंपली आप एग्जॉस्ट फैन लगाएं, हवा अगर क्रॉस होती रहेगी तो सर्वर ठंडे रहेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। वो एयर कूलिंग ही उसके लिए जो है वो इनफ होगी। तो ये बहुत ज्यादा ये रिसेंटली जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये हुआ है कि ये सर्वर फॉर्म्स जो है ये बनाएंगे। डाटा सेंटर्स कह लें, इन एरियाज में डाटा डाटा सेंटर्स जो हैं वो बनाएंगे। तो ये है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर नहीं होता, वहाँ पे तो हजारों लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसका जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी जब सिक्योरिटी होती है तो उसके लिए फिर वो फायरवॉल्स उन्होंने लगाई होती है। मतलब फायरवॉल का मतलब ये है कि जो भी डाटा आता है तो उसमें वो देखते हैं कि ये ऑथेंटिक ऑथराइज्ड डाटा है, फिर ही उसको वो सर्वर को एक्सेस करने देते हैं। तो जो हैकर्स हैं जो कि आमतौर पे जो है वो इस तरह के जो है वो शरारतें करते हैं कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो फायरवॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उनको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन उस लेवल की जो फायरवॉल है वो हम जो नॉर्मल जो या स्मॉल स्केल कंपनीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उनके बस की बात नहीं होती। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा सिक्योर है वहाँ पे, डाटा जो है वो वहाँ पे वो ज्यादा सिक्योर। तो ये जो बिग डाटा की हम बात कर रहे थे, तो हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी और हाई वैरायटी, ये जो है ये भी मैंने आपको जो है वो बताई थी। तो ये क्या है कि ये जो गार्टनर एक एक वेबसाइट है जो कि
अच्छा, तो ये कहते हैं कि बिग डाटा आर हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी एंड और हाई वैरायटी इंफॉर्मेशन इन सेट्स that require new forms of processing to enable enhanced decision making, insight, discovery and process optimization. तो बॉटम लाइन क्या है जी, एनी डाटा दैट एक्सीड्स आवर करंट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग कैन बी रिगार्डेड एज बिग। तो किसको आप बिग कह सकते हैं कि वो अगर आपके जो ट्रेडिशन जो आपके ये जो कॉमन जो डाटा डीबीएमएस है, अगर उसको डाटा को हैंडल ना कर सकें तो फिर आप उसको बिग डाटा जो है वो आप उसको कह देते हैं। ये इसका जो है एक सिंपल सा इसका है। ये मैंने वेरासिटी और वैल्यू का भी, ये मैंने आपको 5 V's का बता दिया था अभी पीछे, 1 2 3। पहला ये वॉल्यूम, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, ये 5 V's का जो है वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये बिग डाटा आ कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो कर रही हैं, डाटा बिग डाटा जनरेट कर रही हैं। वो किस तरह से है कि सर्विलेंस जो है ना, वो एक तो और भी रीज़न है, लेकिन मैं सर्विलेंस जिस तरह से होती है, सर्विलेंस कैमरास लगे हैं, जैसे अभी ये लाहौर में भी वो सेफ सिटी अथॉरिटी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, उन्होंने कैमराज वगैरह लगाए हुए हैं। तो इस तरह से जब जिस वक्त मैं पीएचडी के लिए चाइना में था, तो उस वक्त वहाँ पे हम देखते थे कि हर जगह 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 पे कैमरे लगे हुए हैं। जाहिर बात है उसका जो फीड है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं पे उसका उसका वो डाटा सारा जो है वो स्टोर हो रहा है वीडियोस फॉर्म में। तो वो सारा क्या है कि वो दैट इज द बिग डाटा। फिर इस तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिग डाटा जो है वो आप कह लें कि वो क्रिएट कर रहा है। वॉलमार्ट हैंडल्स, वॉलमार्ट जो है वो एक आप कह लें कि चेन है, एक सुपर स्टोर्स की, जिस तरह पाकिस्तान में कारफोर या मेट्रो इस तरह के हैं। तो handles more than 1 million customer transactions every hour, which is imported into database estimated to contain more than 2.5 petabytes of data. Facebook handle 40 billion photos from its user base. Falcon credit card fraud detection system protects 2.1 billion active accounts worldwide. तो ये देखें, ये सारा क्या है, दिस एग्जांपल ऑफ बिग डाटा। इस तरह से साइंस में अगर आप आए तो लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप विल जनरेट 140 terabytes of data every 5 days. Biomedical computation like decoding human genome and personalized medicine. तो ये सारी एग्जांपल हैं, आप ये कह सकते बिग डाटा की एग्जांपल है। अब देखिए कि 5 days में 140 टेराबाइट डाटा जो है वो स्टोर कर रहा है। तो इसका मतलब जो है वो सिंपली ये है कि अगर 2 टेराबाइट की भी एक हार्ड आप कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि आपको हर 5 दिन के बाद जो है वो 70 हार्ड डिस्क जो है वो आपको चाहिए। तो दिस इज वेरी ह्यूज, ये कोई मामूली नहीं है, दिस इज बहुत ज़्यादा डाटा जो है ये है। ठीक है, तो डाटा का लाइफ साइकिल क्या होता है? उसमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्विजिशन से। एक्विजिशन के बाद उसकी एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन होती है, और फिर दोबारा से ये जो स्टेप है ये स्टार्ट हो जाता है, एक्विजिशन, एग्रीगेशन, एनालिसिस, नॉलेज। तो फर्स्ट टाइम तो एक्विजिशन ही होती है, लेकिन जब एक दफ़ा ये साइकिल कंप्लीट हो जाए तो एप्लीकेशन से जो लॉग डाटा आता है कि लोग उसको यूज़ किस तरह से करते हैं, किस टाइम पे कौन सा डाटा इस्तेमाल हुआ, किस में मॉडिफिकेशन हुई, तो वो फिर दोबारा एक्विजिशन होती है और फिर वही काम जो है वो शुरू हो जाता है। फिर एक्विजिशन, एग्रीगेशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, और ये जो है ये चलता रहता है। ये इस साइकिल के अंदर अंदर जो है वो घूमते रहते हैं। अच्छा, ये एक जो है वो आप कह लें कि बिग डेटा के हवाले से चूंकि अभी बात हो रही है, तो इसमें ये है कि ये थोड़ा सा बताया कि इसका इसका जो है वो कंप्यूटेशन व्यू क्या है कि डाटा आता है, स्टोर होता है, फिर उसकी फॉर्मेटिंग और क्लीनिंग होती है, डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, डाटा एक्सेस होता है, उसकी विजुअलाइजेशन होती है, डाटा इंटीग्रेशन और डाटा एनालिसिस। फिर इसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक है हर स्टेज पे। जैसे स्टोरेज के लिए जो है वो हम इंफॉर्मेशन थ्योरी से हम हेल्प लेते हैं, फिर उस सिग्नल प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग, क्लीनिंग वगैरह के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन के लिए हम उसको डाटा वेयर हाउसिंग में भेज देते हैं, फिर डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम उसका एनालिसिस करते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन वगैरह है। और फिर डाटा एक्सेस के लिए जो है वो डाटा बेसिस और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यूज़ होते हैं,
और विजुअलाइजेशन के लिए फिर हमारे पास ये HCI एक आप कह लें कि इट्स जो हमारी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो उसको जो है वो हम इसको तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये जो सारी आपके सामने जो लिखी हुई हैं, दीज आर एक्चुअली डिफरेंट फील्ड। तो इसमें कुछ कोर्सेज हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ कोर्सेज आप जो है ना वो पढ़ेंगे, मतलब एज अ कोर्स उनको जो है वो पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको मैं बताऊँ तो इंफॉर्मेशन थ्योरी का कोर्स होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स होता है, लेकिन आई थिंक जो IT प्रोग्राम है उसमें नहीं है ये, या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर जो है कंप्यूटर साइंस में ये होता है। इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन, इनके कोर्सेज होते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग का हमारे पास भी इलेक्टिव है, डेटा माइनिंग का भी इलेक्टिव है, मशीन लर्निंग का मेरे ख्याल में इलेक्टिव नहीं है, लेकिन डेटाबेसिस का इलेक्टिव है। ये कंपलसरी कोर्सेज हैं। HCI भी आप पढ़ेंगे, ये वो कोर्सेज हैं जो आपने पढ़ने हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का आई थिंक के कोई इलेक्टिव नहीं है हमारे पास, नहीं है, लेकिन ये है कि वो दूसरे प्रोग्राम्स में इसका होता है। तो ये सारी डिफरेंट फील्ड हैं, डिफरेंट कोर्सेज, बैचलर, मतलब ये जो कोर्सेज हैं ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे भी इनको जो है वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये डेफिनेशन सारी हम जो है वो देख चुके हुए हैं। दिस इज अगेन वो शुरू में भी हमने इसको देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस सिस्टम जो है ये क्या है, और उसके अलावा क्या है कि कहाँ कहाँ पे इसका इम्पेक्ट है बिजनेस में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज इंडस्ट्रीज है जैसे फाइनेंस है, रियल स्टेट, एजुकेशन, और मोस्ट रिसेंटली सोशल मीडिया नेटवर्क्स, इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस। तो ये सारी वो चीज़ें जहाँ पे ये डेटाबेस या डेटाबेस सिस्टम जो है वो यूज हो रहे हैं। तो टिपिकली इसका क्या होता है कि इसका आर्किटेक्चर इस तरह से होता है कि दिस इज अ 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसको हम कहते हैं। तो इसका एक आप कह लें कि इसका एक कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, फिर इसका एक लॉजिकल व्यू होता है, फिर फिजिकल व्यू होता है। अच्छा, ये जो व्यू लेवल है, दिस इज ये हर यूजर के लिए डिफरेंट व्यू होता है। व्यू का मैंने आपको आई थिंक शायद बताया था कि दीज आर, इसको आप कह सकते हैं कि ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं, और ये आमतौर पे क्यूरीज के नतीजे में जो है वो क्रिएट होते हैं, और इनमें डाटा एक टेबल से भी आ सकता है और एक से ज़्यादा टेबल से भी डाटा जो है वो आ सकता है, और ये हर यूज़र के लिए जो है डिफरेंट व्यू जो है वो क्रिएट होता है। अच्छा, फिर उसका लॉजिकल लेवल है जो कि इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, फिर इसका फिजिकल लेवल है। तो इसमें हमने इसको इसको इसलिए इस तरह 3 लेवल में रखा है कि हर लेवल पे एक इंडिपेंडेंस है, यानी कि अगर आप ऊपर वाले लेवल पे चेंज करें तो नीचे वाले लेवल पे कोई उसका असर जो है वो नहीं होगा, या नीचे वाले लेवल पे चेंज करें तो ऊपर वाले लेवल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्ज करें कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पहले कोई हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे थे फॉर एग्जांपल सर्वर्स में, फिर आपने कहा नहीं हार्ड डिस्क स्लो होती हैं तो हम ऐसे करते हैं कि हम SSD जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टोरेज मीडियम करते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे ऊपर वाले मीडियम पे जो है वो कोई ऊपर वाले लेवल पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इसको ये हमारे पास जो है नॉर्मली ये एक आप कह लें कि सिंपलीफाइड एक ये 3 लेवल आर्किटेक्चर इसको जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अ, ये देख लें कि व्हाट एप्लीकेशन प्रोग्राम सी व्यूज कैन बी हाइड इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से लॉजिकल क्या होता है कि ये आपको बताएगा ये टाइप, इंस्ट्रक्टर, रिकॉर्ड, ID, स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग, इस तरह से ये इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। और फिजिकल स्ट्रक्चर ये होगा, फिजिकल लेवल ये होगा कि डिस्क्राइब हाउ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड ऑन फिजिकल मीडियम, सम फिजिकल मीडियम, किस तरह से ये जो है ये स्टोर हुआ हुआ है। तो ये जो है ये इसका जो है एक सिंपलीफाइड इसी तरह से व्यू है, ये हमने डायग्राम पहले भी देखी थी। इसमें हमने कहा था कि ये जो बाउंड्री है इसके, ये हमारे जो है ये पूरा डेटाबेस सिस्टम है, और इसके बाहर जो है वो यूजर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, और फिर उसके बाद है कि फिर ये हमारे सबसे टॉप पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। फिर हमारा DBMS आ जाता है, DBMS के बाद जो है वो हमारे पास 2 तरह के डेटाबेस, एक आपका एक्चुअल डेटाबेस है, दूसरा मेटा डाटा है। तो वो ये दोनों जो है ये होते हैं यहाँ पे, और DBMS इन दोनों को मेंटेन कर रहा होता है। इसका थोड़ा डिटेल जो है वो इस तरह से है कि ये डिफरेंट यूजर्स हैं। टॉप पे अगर आप देखें
ये DBA स्टाफ है, कैजुअल यूजर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, पैरामीट्रिक यूजर्स हैं, और ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जो डाटा DBMS की सर्विसेज हैं उनके थ्रू जो है वो डाटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अभी कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे DDL का जिक्र हुआ है, तो DDL स्टैंड्स फॉर, इसको हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये बेसिकली ये वो कमांड्स होती हैं जिसके ज़रिए आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि टेबल है, अगर टेबल किस तरह से क्रिएट करना है, टेबल में अल्टरेशन कैसे करनी है, कोई नई फील्ड ऐड कैसे करनी है, कोई फील्ड रिमूव किस तरह से करनी है। फिर ये DDL कमांड्स जो हैं ये DDL कंपाइलर के पास जाती हैं, और उसके बाद तो जो है ये देखेंगे आपके सिस्टम कैटलॉग, ये डाटा डिक्शनरी है जहाँ पे एक्चुअली आपका डाटा का स्ट्रक्चर स्टोर होता है, ये फिर उसके साथ जो है ये कम्युनिकेट करती हैं। फिर प्रिविलेज कमांड्स हैं, ये DBA स्टाफ को प्रिविलेज कमांड्स भी होती हैं कि ये किसी की एक्सेस जो है वो उसको ग्रांट कर सकते हैं, उसको रिवोक कर सकते हैं, इस तरह के काम कर सकते हैं। नॉर्मली जो कैजुअल यूजर्स हैं वो क्यूरीज क्रिएट करते हैं फिर वो क्यूरीज या क्यूरी कंपाइलर के पास जाती हैं, फिर वो क्यूरी ऑप्टिमाइजर के पास जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है ये एक रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर होता है जो कि डेटाबेस से उस डाटा को एक्सेप्ट करके वापस जो है वो सेंड करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। प्री कंपाइलर होता है, और ये होस्ट लैंग्वेज कंपाइलर है। फिर ये DML है, DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो उसके थ्रू जो है ये कंट्रोल करते हैं, और कंपाइल ट्रांजेक्शन, और इस तरह से फिर ये दोबारा जो है ये आ जाता है हमारे पास जो रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर है उसके पास। ठीक है, तो ये सारा जो है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंकरेंसी कंट्रोल, बैकअप रिकवरी सब सिस्टम्स। तो ये भी डिफरेंट बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो जो है वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म की जाती है। इस तरह से ये थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा है ये एक्चुअली वही है, थोड़ा सा एक लेवल आप कह लें कि और जो है वो हम नीचे आ गए कि यहाँ पे बताया गया जी कंपाइलर एंड लिंकर हैं, फिर DML क्यूरीज हैं, और फिर DDL इंटरप्रेटर है हमारे पास, DBL कंपाइलर है, और फिर वो क्यूरी वैल्यूएशन इंजन के पास जाते हैं। फिर ये हमारा बफर मैनेजर होता है एक, और यहाँ पे एक फाइल मैनेजर है, ऑथराइजेशन एंड इंटेग्रिटी मैनेजर है, और ट्रांजैक्शन मैनेजर है। तो इन सब के डिफरेंट ये बेसिकली क्या है कि प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि यहाँ आप देख लें तो ये उसने बताया कि ये जो पूरी बाउंड्री है ये स्टोरेज मैनेजर की है, ये जो पूरी बाउंड्री है इसके अंदर क्यूरी प्रोसेसर है जो कि क्यूरीज प्रोसेस कर रहा है, वो इसके अंदर आएंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्क स्टोरेज है, उसमें हमारे पास डाटा है, इंडेक्सेस है, डाटा डिक्शनरी है, स्टैटिस्टिकल डाटा, ये सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंट तरीके से जो है ये उसको डाटा को जो है वो एक्सेस करते हैं उसको। ठीक है जी, और जो डेटाबेस है वो क्या क्या फैसिलिटेट करता है, डिफाइंस अ पर्टिकुलर database in terms of data type, structure, constraint, construct or load initial database contents होना, secondary storage medium, मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस जिसमें कि रिट्रीवल आ जाती है, मॉडिफिकेशन आ जाती है, और एक्सेस आ जाती है। प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग बाय सेट ऑफ concurrent यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम येट कीपिंग ऑल डाटा वैलिड एंड कंसिस्टेंट। तो ये जिस तरह से जो रिट्रीवल है उसमें क्यूरिंग आ जाती है, क्यूरीज के जरिए आप डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं, जनरेट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मॉडिफिकेशन में इंसर्शन आ जाती हैं, डिलीशन आ जाती हैं, अपडेट्स आ जाती हैं। ठीक है, और एक्सेस आप उसको वेब एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। तो अभी हमने कॉन्करेंसी कंट्रोल की भी बात की थी कि अगर एक ही वक्त पे यूज़र डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो किस तरह से, किस ऑर्डर में, किस तरह से उसको जो है वो एक्सेस करना है। DBMS may additionally provide protection or security may to prevent unauthorized access, और उसके अलावा क्या है कि एक्टिव प्रोसेसिंग टू टेक इंटरनल एक्शंस ऑन डाटा, presentation and visualization of data, maintenance of database and associated programs over the lifetime of database application। तो ये चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और DBMS में क्या है कि एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद डेटाबेस बाय जनरेटिंग क्यूरीज। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो एक फ्रंट एंड या जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो एक फॉर्म होता है। जिस तरह से एक फॉर्म है तो उसमें आप देखेंगे डिफरेंट उसमें फील्ड होती हैं, इस तरह से वो फॉर्म होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम यूज़ किया तो आपको पता होगा कि आपने एक फॉर्म फिल किया था बेसिकली।
तो वो एक पेज का फॉर्म होता है, तो उसमें आप अपना डाटा इंटर करते हैं, तो वो आप अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह वो बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो सारा उसकी डाटा की जो इनपुट है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर जब आप सबमिट करते हैं, वो आपका सारा डाटा जाके डेटाबेस में सेव हो जाता है। Transactions हैं that may read some data and update certain values or generate new data and store that in database। तो ट्रांजैक्शन हम किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन हम कहते हैं कि जब आपका डाटा जो है एक स्टेबल फॉर्म से दूसरी स्टेबल फॉर्म में जाता है, तो हम उसको कह देते हैं दैट इज अ ट्रांजैक्शन। उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आप एटीएम पे जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं मशीन में। फिर वो आपको कहते हैं जी कि अपना पिन दें, पिन कोड दें। पिन कोड देते हैं, फिर वो आपको ऑप्शन करते हैं क्या करना है, कि आपने विड्रॉ करना है या कुछ क्या करना है। तो आप कमांड देते हैं जी विड्रॉ की। विड्रॉ होता है, आप अमाउंट बताते हैं उसको कि कितना अमाउंट जो है ना वो आपने विड्रॉ करना है। आपने वो अमाउंट विड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि आपके बैलेंस में से वो जो है वो अमाउंट जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर आप को जो है ना वो फिर क्या होता है कि अमाउंट मिल जाता है। और उसके बाद ये जो बैलेंस आपका अपडेट हो जाता है, जो भी बैलेंस आपका नया होता है वो अपडेट हो जाता है। और फिर वो जो है वो डाटा जो है वो सेव हो जाता है। तो इसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। अगर ये इस स्टेप में सीक्वेंस में नहीं चले और डेटाबेस जो है स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो हम उसको भी ट्रांजेक्शन जो है हम उसको नहीं कहते। तो ये डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रो इनकी ये होती है कि ये पूरा ट्रांजेक्शन का जो फेज है इन्होंने ये जो है वो कंप्लीट करना होता है। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है दरमियान में, तो फिर इसने डेटाबेस को जो लास्ट स्टेबल स्टेट होती है उसके अंदर उसको रखना होता है। इन केस इस तरह से होता है कि आपने कमांड दी विड्रॉ की, आपने अमाउंट बताया, लेकिन उस दौरान में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी वजह से जो है वो जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी। अब आपने जो अब उसका नतीजा क्या होगा कि अगर आपको कैश नहीं मिला, मशीन से कैश नहीं निकला, तो फिर वो जितना आपने अमाउंट की रिक्वेस्ट की थी वो वापस हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, वो रिवोक वो हो जाएगी, वो कमिट नहीं होगी, वो सेव नहीं होगी, वो रिवर्ट हो जाएगी। और डेटाबेस जो है वो आपने जब वो अपनी ट्रांजेक्शन स्टार्ट की तो उससे पहली वाली स्टेट पे जो है वो चला जाएगा। तो ये सब इसके ट्रांजेक्शन के कुछ जो आप कह रहे हैं कि कुछ इसके प्रिंसिपल्स जो है वो होते हैं जिसको कि हम फॉलो करते हैं। तो चलिए ये जो टॉपिक है ये फिर इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फिर पूरी एक एग्जांपल है, हमने यूनिवर्सिटी के एग्जांपल जो है वो डिस्कस करनी है। तो फिर इसको इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर हम देख लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो वो आप भी पूछ सकते हैं। नो सर।